यस सर। तो वो अपने पास मॉड्यूल थे जो स्कूल की तरफ से आप लोगों के लिए मंगवाए गए हैं, जिसमें अपने पास आप लोगों को शायद 8 चैप्टर्स के मिल चुके हैं। जो अपना वॉल्यूम 1 है फिजिक्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उस तक के पूरे मॉड्यूल्स मिल सके हैं। नीट और जेई बेस की उसमें क्वेश्चन है बच्चे, अच्छी खासी थ्योरी भी दे रखी है। उसके बाद क्वेश्चन उसके ऊपर देखा सब लोगों ने, जिनमें देखा था बेटा? यस सर, यस सर। अच्छा ठीक है, अब उनको हम लोग सोल्व करेंगे। जो अपनी क्लासेस आएगी नीट वाली या जे वाली, तो हम लोग कोशिश करेंगे उनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी हम अपनी तरफ से अलग से कुछ क्वेश्चन तो करने ही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की वजह। अब हमने कल एक चीज पढ़ी कि अगर किसी भी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और वो कॉइल या तो खुद मूव करे या मैग्नेटिक फील्ड को मूव करें, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होती है और वो ईएमएफ हमेशा अपोज करती है उस कॉइल के मोशन को, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हमेशा अपोज करेगी। फ्लक्स बढ़ेगा तो बढ़ने से अपोज करेगी, कम होगा तो कम होने से अपोज करेगी। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, बच्चे पढ़ा ना? यस सर। यस सर, यस ठीक सर। है, बहुत बढ़िया। अब मान लो मैं एक कॉइल लेके आया, सिंपल समझना बच्चे, मैं एक कॉइल लेके आया। कॉइल तो समझते हो कैसी होती है बच्चे? क्या यही कॉइल होती है क्या? क्या ये कॉइल है? हाँ जी, ऐसी होती है। एक वायर के ऊपर वायर लपेट दी, बना दी कॉइल। अब इस कॉइल के अंदर अगर मैं एक करंट की सप्लाई दूं, बच्चे क्या सप्लाई दे? करंट की सप्लाई दे। बैटरी कनेक्ट कर दी, चलो जी मैंने कह रहा हूं मैं इसमें एसी कनेक्ट कर दी। ये क्या बच्चे? एसी का सिंबल है, जो ये बनी है ना कर्व, ये एसी होता है। तो जब मैं एसी सप्लाई दूंगा तो इसमें कॉइल तो क्लोज है, तो क्या करंट चलेगा क्या? हाँ या ना? इस कॉइल में ऐसे करंट चलेगा कि नहीं चलेगा? यस सर, चलेगा। Yes, sir. चलेगा। जब करंट चलेगा, और क्या ये करंट कंटिन्यूस वेरी होगा क्या? क्या करंट वेरिएबल होगा क्या बच्चे? यस सर। साइनोसॉइडल। पहले करंट की वैल्यू, यस, करंट की वैल्यू बड़ी 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 बढ़ती गई। पहले इस पॉइंट पे आ गई मैक्सिमम, 90 पे मैक्सिमम, फिर कम होती कम होती कम होती, फिर हो गई 0, फिर नेगेटिव में बढ़ी, फिर नेगेटिव में कम हुई। देखो क्या यही हो रहा है? यानी कि करंट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहा, करंट लगातार वेरी कर रहा है। तो बच्चे जब इसमें से करंट गया तो इसका खुद का क्या बना? मैग्नेटिक फील्ड बना क्या? बी बना, हाँ कि ना? अरे मैग्नेटिक फील्ड बना तो क्या इसमें फ्लक्स भी Yes, sir. बना क्या? देखो बच्चे, करंट Yes, से sir. बना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से बना फ्लक्स। अरे करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। अरे भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से कौन पैदा होता है? EMF. कौन पैदा होता है? ईएमएफ। तो क्या इसमें ईएमएफ बनेगी क्या? क्या इसमें ईएमएफ बनेगी क्या? हाँ जी बनेगी। ये ईएमएफ अपोज करेगी किसको? चेंज इन फ्लक्स को। फ्लक्स किस वजह से चेंज? मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से चेंज? करंट की वजह से। अरे भाई साहब, जब करंट बढ़ रहा था तो ये बोला बढ़ने नहीं दूंगा। जब करंट कम हो रहा था तो बोला कम नहीं होने दूंगा। जब करंट नेगेटिव में बढ़ा बोला नहीं। जब नेगेटिव में 0 हुआ बोला नहीं। हर बार इसका काम है उसके चेंज को अपोज करना, करंट के फ्लो को अपोज नहीं करता। सुनना बच्चे एक बात, अब जो इस कॉइल के अंदर खुद के अंदर करंट पहले बढ़ रहा था तो इसमें एक ईएमएफ बनी, वो बोली नहीं, करंट को बढ़ना नहीं है, बढ़ने नहीं देंगे। जब करंट कम होने लगा बोला नहीं, कम भी नहीं होना है। फिर जब नेगेटिव में बढ़ा बोला नहीं, नेगेटिव में भी नहीं बढ़ने देना, नेगेटिव में भी 0 नहीं होने देना। बच्चे कोई ऐसी प्रॉपर्टी पहले आप लोगों ने सुनी है क्या जो हमेशा उसके मोशन को अपोज करे? कोई ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी विच अपोज इट्स मोशन? अरे भाई, फ्रिक्शन के अलावा भी था रे। इनर्शिया, बॉडी की प्रॉपर्टी पूछ रहा हूं।
किसकी प्रॉपर्टी? बॉडी की। अरे बॉडी में कोई रेस्ट पे तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन वाली मोशन में रहना पसंद करेगी। क्यों? इनर्शिया की वजह से। जो काम वहां पे इनर्शिया करता था, क्या इसके अंदर इंड्यूस होने वाली ईएमएफ भी कुछ वैसा वैसा काम कर रही है क्या? यस सर। यस सर। बस तो यही तो बात है बच्चे, जो खुद इसके अंदर, सेल्फ का मतलब इसके अंदर, खुद के अंदर इंडक्टेंस, कोई ईएमएफ जो इंड्यूस हुई, उस वजह से जो अपोज ये कर रहा है, उसको नाम दिया गया सेल्फ इंडक्टेंस। क्या नाम दिया गया? सेल्फ इंडक्टेंस। थोड़ा सा समझ आया? क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस? Yes, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कॉइल इटसेल्फ टू द चेंज इन करंट। लिखो बच्चे ये लाइन लिख लो, इसमें एक लाइन लिखवा देता हूं। द opposition offered by the coil itself, the opposition offered by the coil itself to the change in current, to the change in current in the coil is called self-inductance, is called self-inductance. बच्चे थोड़ा थोड़ा समझ आया भाई सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? थोड़ी चीज समझ आई? यस सर। यस। करंट आया, करंट से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स से ईएमएफ बनी, और ये ईएमएफ कैसी बनी कि इस करंट को बढ़ने ना दे, घटने ना दे। ठीक है ना? चलो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो जो ये क्या है, हमेशा उल्टा करता है। ये ईएमएफ क्या काम कर रही है? हमेशा उल्टा। इस सप्लाई के उल्टी पैदा होगी ना ये, तभी तो अपोज कर पाएगी। भाई प्लस के सामने प्लस बनाए, माइनस के सामने माइनस। चलो एक डायग्राम बनाता हूँ, ये डायग्राम सब लोग बना लेना, वो वाला डायग्राम नोटबुक में काम आएगा। एक कॉइल है, अब कॉइल को मैं थोड़ा ऐसा दे देता हूँ, इसको मैंने एक सप्लाई दी, ये बैटरी, ये स्विच है, ये बैटरी है V प्लस माइनस। बच्चे इसकी वजह से करंट चला, इसमें इस डायरेक्शन में आई करंट, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, वो हमेशा अपोज करेगी इसको। अपोज का मतलब क्या है? यही होगी क्या? ये ई प्लस के सामने प्लस बनाएगा, माइनस के सामने माइनस बनाएगा। क्या यही है क्या? क्या ऐसा ही कुछ दिखना चाहिए क्या? यस सर। अब इसका ये नहीं बोलेगा कि करंट को बढ़ने से रोकेगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस की अगर कोई डेफिनेशन कहते हैं, ये अपोज करेगा चेंज ऑफ करंट को। अब वो चेंज बढ़ते हुए जाएगा तो भी करंट बढ़ रहा है और चेंज हो रहा है, और कम होता तो भी चेंज हो रहा है। लिख लो एक लाइन और, सेल्फ इंडक्टेंस oppose the change in current, ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट स्टार्ट, ग्रोथ एंड डिके ऑफ द करंट, बोथ, ग्रोथ एंड डिके ऑफ द करंट बोथ। हाँ बच्चे, कुछ ठीक हुआ? पता चला थोड़ा थोड़ा? यस सर। चलो अब इसका निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस तो फॉर्मूला नहीं है, अभी नाम नहीं आया इसका कुछ। सेल्फ इंडक्टेंस जस्ट एक फिनोमिना है। सेल्फ इंडक्टेंस एक फिनोमिना है बच्चे, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। हाँ, इसका कोफिशिएंट होता है, अभी उसकी वैल्यू निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस।
कोफिशिएंट निकालना है बच्चे सेल्फ इंडक्टेंस का। चलो मैं कुछ चीजें अभी आपने देखो जो स्टार्टिंग में कुछ लाइनें लिखी थी आप समझ जाना कि जो फ्लक्स है बच्चे वो किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। हमने अभी पता करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स बना, देखा जाए तो यही है। अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा दूं तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने से एक कांस्टेंट आ जाएगा बच्चे, उसको बोलते हैं एल। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये, एल इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एल इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। और अच्छे से पढ़ लूंगा, समझते जाना, इसको आएगा अभी आगे। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अगर बच्चे कोई कह दे कि मेरे पास आई की वैल्यू 1 एम्पियर है, आई की वैल्यू क्या है बच्चे 1 एम्पियर, तो मेरे पास सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर होगा, एल किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, पाई के बराबर। अगर किसी सर्किट में से 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है कॉइल के अंदर से, तो बच्चे जो उसका सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है वो इक्वल होगा किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स के, पाई के बराबर होगा। बच्चे डेफिनेशन दो तरीके से, फ्लक्स को भी मैं मान सकता हूं, लिख लो लिखो इसमें एक लाइन इसके साथ लिखो, द सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, the self inductance is equal to magnetic flux when a unit current flows through the coil, when a unit current flows through the coil, किसी कॉइल में से यूनिट करंट चलेगा तो उस कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा उसके फ्लक्स के बराबर। ठीक है, चलो ये तो यहां तक था। अभी हम लोगों ने ईएमएफ की एक फॉर्मूला लिखा था, ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। क्या ये सबने पढ़ा, क्या ये सब लोग जानते हैं, अभी आते ही बताया मैंने, ईएमएफ इंड्यूस इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अरे फाई की जगह क्या मैं एल आई रख दूं, क्या वहां पे मैं फाई की जगह एल आई रख सकता हूं, रख दो। E इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, फाई की जगह रख दिया आपने एल आई, एल तो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, तो E की वैल्यू बन गई बाहर माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। जो ईएमएफ ये इंड्यूस हुई इसकी वैल्यू कितनी होगी, एल डी आई बाई डी टी। अब मैं माइनस क्यों नहीं लगा रहा यहाँ पे, क्योंकि माइनस प्लस के सामने प्लस आ गया, ऑटोमेटिकली अपोज हो गया ना, क्या यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत है, नहीं ना, मैग्नीट्यूड तो उसका एल डी आई बाई डी टी। अब कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी बच्चे, एल डी आई बाई डी टी। नेगेटिव साइन क्या होता है, अपोजिंग, जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो हमेशा अपोज करेगी, जो ईएमएफ इंड्यूस हुई वो हमेशा अपोज करेगी। करंट को बनाया किसने, इसने। अरे भाई वोल्टेज के सामने वोल्टेज उल्टी लगा दो तो वोल्टेज कम करंट भी कम। मैग्नेटिक फील्ड की वोल्टेज की वजह से करंट आया, करंट से मैग्नेटिक फील्ड आया, फ्लक्स आया, तो सामने ई आया, ई ने उस फ्लक्स को, करंट को कम करने के लिए इसकी वोल्टेज को कम कर दिया, तो वोल्टेज डिक्रीज हो गई। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है बच्चा, कि इधर मेरे पास 2 वोल्ट, इधर मेरे पास 10 वोल्ट, तो बच्चे सर्किट में टोटल वोल्टेज कितनी, सर्किट में वोल्टेज कितनी, 8 वोल्ट। और अगर मैं इसको उल्टा की, इधर की बजाय पॉजिटिव माइनस उल्टा कर दूं, प्लस माइनस, तो वोल्टेज कितनी, अब वोल्टेज कितनी 12 वोल्ट, इसमें 12 है, तो वोल्टेज कम होगी तो करंट कम होगा, और करंट कम होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम हो जाएगा। अपोज करना है ना बेटे, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना ना, तो यानी कि करंट को कम करना पड़ेगा। करंट को कम कैसे कर सकते हैं, बैटरी को कम करके, और बैटरी को कम कैसे कर सकते हैं, उल्टी बैटरी बना के। तो ये क्या यही काम कर रहा है, हाँ जी, अरे बहुत नेक, Yes, sir. बहुत अच्छे
बच्चे यहाँ से कोई एल की वैल्यू पूछ ले, ये तो थी नेगेटिव, समझ लो क्या है डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा इसका, E इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, ये बना सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, भाई वैल्यू कितनी है इसकी। तो यहां से एल की वैल्यू पूछी जा सकती है, E डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी, इंपॉर्टेंट रिलेशन। बच्चे अगर डायमेंशन निकालते थे, याद करो क्लास 11th में डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ते थे, तो वहां पे सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन यहां से आती थी। ये तो होती है वोल्टेज, वोल्टेज की जानते हैं सब लोग, वर्क डन पर यूनिट टाइम। यह आता था करंट बाई टाइम, करंट की सब लोग जानते हैं चार्ज इनटू टाइम, और नीचे टाइम, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग उसकी डायमेंशंस निकालते थे सेल्फ इंडक्टेंस की यहां से, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलो जी, अगर एल आया तो कुछ उसकी यूनिट भी आनी चाहिए, तो SI यूनिट ऑफ एल इंडक्टेंस की SI यूनिट होती है बच्चे हेनरी। SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस की जो यूनिट है बच्चे वो होती है हेनरी, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल H से। SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी। अब मैं आपसे पूछूं, मुझे 1 हेनरी की डेफिनेशन बताओ, आप मुझे 1 हेनरी की डेफिनेशन बताओ, तो कहां से निकालेंगे। 1 हेनरी इक्वल्स टू 1 वोल्ट डिवाइड बाई, ये क्या डी आई बाई डी टी क्या रखूं, 1 एम्पियर पर सेकेंड, यही बनेगा ना। 1 एम्पियर पर सेकेंड करंट फ्लो करे और उसमें 1 वोल्ट की ईएमएफ इंड्यूस हो, तो जो पोजीशन है वो 1 हेनरी होगा। Yes, is that clear? Yes, sir. Okay, good. बच्चे किसी को कोई डाउट आ रहा है, कभी अभी तक कुछ डाउट आया इंडक्टेंस में, क्योंकि मुझे लगता नहीं कुछ ज्यादा डीपली गए हैं इसमें, नहीं गए ना। हाँ चलो अच्छी बात है, समझ आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो और भी बढ़िया। तो जैसे अपना इनर्शिया वहां काम करता था, यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस काम करता है, तो बच्चे इसको इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है। इसको सेल्फ इंडक्टेंस को इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स करंट को बढ़ने नहीं दे रहा, घटने नहीं दे रहा, हमेशा अपोज करता रहता है, उसके चेंज को अपोज करता रहता है, उसके मोशन को अपोज करता रहता है, तो बच्चे उसको नाम दे दिया इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. Yes, sir. बहुत अभी कुछ चीजें हैं, अब देखेंगे कि इंडक्टेंस इन सीरीज में, इंडक्टेंस इन पैरेलल में कैसे काम करेगा, पता तो चल गया हमें। नेक्स्ट इसकी हेडिंग लिखेंगे जल्दी से, इंडक्टेंस इन, इंडक्टर्स इन सीरीज। बच्चे इंडक्टेंस फिनोमिना है, और जो अंदर जो वैल्यू आई इंडक्टर कोफिशिएंट, तो जो मैं बोल दूं एल जो है, मैं इसको इंडक्टर भी बोल सकता हूं, जैसे रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस बोलते थे, याद आया। तो सेम इंडक्टर्स इन सीरीज, इंडक्टर्स इन सीरीज यानी कि 2 कॉइल सीरीज में लगा दो भाई। अरे 2 कॉइल यानी कि कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2, दोनों को सीरीज में लगा दिया। चलो नीचे सप्लाई लगाने की जरूरत नहीं, समझ जाओगे आप लोग, मुझे पता है, इतना तो समझदार है। ये 2 कॉइल लाइन में जब लगी, ठीक है, 2 कॉइल हमने अगर क्या किया बच्चे, सीरीज में कनेक्ट कर दी दोनों कॉइल। अब दोनों में करंट सेम चलेगा या अलग अलग चलेगा, सर्किट का करंट दोनों में सेम रहेगा या अलग अलग? Same. बहुत बढ़िया। अब दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स मैं कह रहा हूं अलग अलग है, हो सकता है दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग हो सकता है भाई। तो बच्चे जो मान लो इसका इंडक्टेंस बना L1, इसका इंडक्टेंस बना L2, अरे इसने ईएमएफ इंड्यूस करी बच्चे E1,
इसने ईएमएफ इंड्यूस करी E2। तो जब दो वोल्टेज सीरीज में होती है तो वो क्या करती है बच्चे, जुड़ती है या माइनस होती है? इंडक्टेंस दो वोल्टेज ऐड हो जाएगी। चलो मुझे सबसे पहले आप लोग बता दो E1 की वैल्यू कितनी बच्चे, बताना जल्दी से बताना। फॉर्मूला अभी लिखा, क्या यही फॉर्मूला था क्या? क्या यही फॉर्मूला था क्या बच्चे? यस सर। अब दोनों ने मिलके जो ईएमएफ बनाई वो मैं बोल दूं E = E1 + E2। भाई डायरेक्ट जुड़ेगी ना। क्यों जुड़ेगी? क्योंकि ये भी प्लस माइनस ऐसे बनाएगा और ये भी प्लस माइनस ऐसे बनाएगा। एक का माइनस दूसरा का प्लस सामने आ रहा है तो दोनों तो जुड़नी चाहिए। अब ये वैल्यू आपको पता है E1 की जगह रख दो -L/dt। माइनस साइन किसके लिए है पहले बता रहा हूं, अपोजिशन के लिए। अगर माइनस हटा दूं तो समझ लेना मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना कभी। L/dt आप कहो सर कहीं पॉजिटिव लगाया कभी नहीं लगाया, ऐसा थोड़ा ना होता है, चला लेते हैं कभी। तो बच्चे ये भी तो टोटल ईएमएफ ये है। क्या मैं इसको di/dt और L का सीरीज लिख दूं क्या, LS? क्या इसको LS लिख दूं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ LS di/dt L1 L2। देखो di/dt सब में से कैंसिल, तो बच्चा कौन, -LS -L1 -L2। और वी कैन से LS = L1 + L2। जो काम रजिस्टर करता है वैसे ही काम इंडक्टर भी करता है। जो काम रेजिस्टेंस में होता था सीरीज में वो डायरेक्टली ऐड होते हैं, वैसे ही अपने पास इंडक्टर होते हैं जो सीरीज में डायरेक्टली ऐड होते हैं। लिखा सबने? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं पैरेलल पे। अरे पैरेलल का मतलब क्या है, दो कॉइल ऊपर नीचे लगा दो, यहीं पे लगा देते हैं पैरेलल। नंबर 2 इंडक्टर्स इन पैरेलल। एक कॉइल ली हमने ये, एक कॉइल ली हमने ये, दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया। एक का इंडक्टेंस मान लूं L1, दूसरे का इंडक्टेंस ले लेते हैं L2। ठीक है। अब हमें पता है कि पैरेलल में करंट सेम या अलग अलग, बच्चा लोग अलग सर। तो इसमें मान लो एक में गया I1, एक में गया I2, टोटल तो I ही आ रहा था। अब बताओ E1 ईएमएफ कितनी इंड्यूस हुई, इसमें हो गई E1, इसमें E2। एक में ईएमएफ इंड्यूस हुई E1 E2। क्या दोनों की वोल्टेज सेम रहनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए? मैंने E1 E2 लिखा या E लिखूं दोनों में? पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है ना? यस सर। तो अगर इसमें E तो इसमें भी E। ऊपर वाले में कितना E, कॉइल नंबर 1 में कितना E बना, -LdI1/dt L1। दूसरे में E कितना, -L2dI2/dt। क्या यही है? क्या यही है बच्चे? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब क्या चेंज करूं भाई, गड़बड़। हाँ, इसमें करंट दिख रहा है I किसके बराबर है भाई, I = I1 + I2। I = I1 + I2, यही होता है इसकी वैल्यू। मैं टोटल करंट अपना ऐड करेगा। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट di/dt, di1/dt, di2/dt, क्या ये ठीक है? di1/dt, di2/dt। अरे भाई मेरे पास यहां से तो di1/dt की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? सॉरी, यहां से di2/dt की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? और दोनों यहां पुट कर दूं तो हम बन जाएगा। यस, निकाल दो, तो निकाल दो बच्चे। यहां से di1/dt की वैल्यू क्या होगी, ये L1 इधर आ जाएगा, माइनस इधर, -E/L1। यहां से di2/dt
माइनस ऑफ ई डिवाइड बाई L2। ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख देने का, दोनों वैल्यू यहाँ रख देने का, पुट करो। ये है माइनस ऑफ ई डिवाइड बाई L1 माइनस ऑफ ई डिवाइड बाई L2। अरे ये जब पैरेलल में जुड़ेंगे तो आई तो टोटल करंट था और ये टी, तो दोनों वोल्टेज भी तो ई रहेगी ना पैरेलल में। तो क्या इसको मैं माइनस ई डिवाइड बाई LP लिख दूं क्या पैरेलल में? सब में से ई गायब, बच्चा कौन? ई गायब, माइनस गायब, बच्चा कौन? 1 बाई LP इक्वल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2। अरे क्या ये भी लगभग रेजिस्टेंस जैसा काम है? क्या ये भी रजिस्टर वाला ही काम है? बना लो। जब दो कॉइल पैरेलल में होती है तो उनका इंडक्टेंस कैसे होता है, इंडक्टर क्या बनता है। जब दो कॉइल सीरीज में होती है तो उनमें इंडक्टर कैसे होता है। लेकिन इंडक्टर पक्का होता है, ये तो आपको पता चल गया। सेल्फ इंडक्टेंस तो पक्का होता है कि अगर करंट की वैल्यू चेंज हो, अगर मैं यहाँ पे डीसी सप्लाई दूं इसको, तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगी क्या? अगर मैं इस कॉइल को डीसी सप्लाई दूं तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगी क्या? नो सर। सोच लो, अभी भी टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का। बताओ भाई। सर डीसी को भी अगर वेरी करे तो हो सकता है। भाई साहब डीसी का नाम ही डायरेक्ट करंट होता है, वेरी क्यों करेगा वो? लेकिन हाँ, जब स्टार्ट होगा तब तो 0 से मैक्सिमम जाएगा। तो मान लेना कि डीसी के अंदर कोई इंडक्टेंस नहीं होता। अगर डीसी सप्लाई देते हैं तो उसमें कोई सेल्फ इंडक्टेंस नहीं होता है। डन? चलिए जी, ठीक है। इतना तो हो गया अपना। इंडक्टर ने देख लिया क्या करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। चलो बच्चे, एक चीज बताओ कि मेरे पास एक सामने कार खड़ी है, मैं आपको बोलूं इसको फोर्स लगाओ, आप फोर्स लगाओगे वो चलने लग जाएगी। मैं सामने से आता हूं, उस कार को रोकना स्टार्ट कर देता हूं। आप चलाना चाह रहे हो, मैं रोकना कर रहा हूं, मैं उसको स्टॉप कर रहा हूं। तो क्या आप लोगों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा क्या फ्रिक्शन के अलावा? सुनो बच्चे, क्या आपको उस कार को मोशन में रखने के लिए फ्रिक्शन को छोड़ के मेरे अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा क्या? यस सर। तो क्या बेटा सेम ऐसा ही है क्या? अरे कॉइल में करंट बढ़ रहा है, कॉइल की प्रॉपर्टी है वो करंट को रोक रही है, बढ़ने नहीं दे रही है। तो क्या बाहर से आने वाले जो सोर्स जो भी है जो करंट बढ़ा रहा है उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है क्या? यस सर। और वर्क डन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यानी कि बाहर वाला सोर्स उस पर एनर्जी खर्च कर रहा है काम करने के लिए, उसमें करंट बढ़ाने के लिए। अरे वो वर्क डन गया कहाँ? वो वर्क डन गया कहाँ? जो ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है, जो काम कर रहा है वो एनर्जी लूज करता है, और जिसके ऊपर वर्क डन होता है वो एनर्जी गेन करता है। क्लास 11 वर्क पावर एनर्जी चैप्टर याद आया? याद आया? यस सर। तो भाई मैं तो, मेरे को काम किसके अगेंस्ट करना पड़ रहा है? ENERG, एनर्जी स्टोर्ड। अरे ये इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा ना, क्योंकि इंडक्टर के अगेंस्ट काम कर रहा हूं। तो जो मैं काम किया वो काम कहां पे स्टोर हो गया? इंडक्टर के अंदर। किस फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंडक्टर। बच्चे थोड़ा समझ आया एनर्जी क्यों स्टोर की? मैं डेरिवेशन करूंगा, उससे पहले सिर्फ 2 लाइनें बताई। क्यों? जब करंट बढ़ा तो बाहर वाले सोर्स ने, सप्लाई के सोर्स ने, वोल्टेज वाले ने काम किया, करंट बढ़ाया। अंदर इंडक्टेंस आ गया, बोला करंट नहीं बढ़ने दूंगा, यानी कि सोर्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ा अगेंस्ट द इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस के अगेंस्ट। तो बच्चे जो इंडक्टेंस के ऊपर उसने काम किया तो एनर्जी खर्च की, वो एनर्जी किस में स्टोर हो गई? सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर। अब स्टोर किस तरह से होती है? वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है ना? कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता था, याद आया कुछ?
कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में। यस सर। क्या फॉर्मूला था एनर्जी ऑफ कैपेसिटर? हाफ CV²। हाफ CV²। अब इसमें देखते हैं क्या आ रहा है, पता नहीं मुझे। चलो जी देख लेते हैं। अब मान लो कुछ चीजें टर्म कंसीडर करता हूं। एट t इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 तो मेरा करंट भी 0। जब टाइम t हुआ तो मेरा करंट बढ़ के I हो गया। ठीक है, जब स्टार्टिंग में मैंने इसको स्टार्ट किया तो कोई करंट नहीं था कॉइल में। टाइम 0 तो करंट भी 0। जब टाइम t हुआ तो मेरा करंट इंक्रीज होके I हो गया। और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है बच्चे, भाई करंट बढ़ रहा है ना, तो कोई तो रेट होगा उसका। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इक्वल्स टू di/dt मान लू। भाई इस रेट से मेरा करंट चेंज हुआ, t टाइम तक जाते जाते I हो गया। यस और नो? तो बच्चे जो ईएमएफ इंड्यूस हुई वो कितनी होगी? मैग्नीट्यूड बता देना आप सब। क्या इतनी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी उसके अंदर? E इक्वल्स टू माइनस L di/dt। ये क्या मैग्नीट्यूड है। अब नेगेटिव नहीं बता रहा, समझ जाना नेगेटिव का मतलब क्या है। तो आपको मान लो ये तो मेरा इतना करंट गया, इतनी ईएमएफ इंड्यूस। मैं मान लेता हूं कि मेरा थोड़ा सा करंट चेंज हुआ बच्चे, स्मॉल टाइम मैंने कंसिडर कर लिया, बिल्कुल स्मॉल टाइम। dt इज वेरी स्मॉल टाइम, स्मॉल टाइम। इतने स्मॉल टाइम को अंदर जो उसने करंट को इंक्रीज किया तो कुछ वर्क डन किया होगा 100%। कितना वर्क डन? बच्चे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, याद है कुछ? वर्क डन क्या होता है? छोटा सा वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला बताओ जरा। जिनमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। FDS। बेटा ना तो फोर्स है ना डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ कौन लेके आऊं? अरे पावर इनटू टाइम भी क्या वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्या? पावर इनटू टाइम। यस सर। पावर क्या होती है? V इंटू आई, याद है? VIT। अरे हाँ, पावर इनटू टाइम। अरे पावर मुझे क्या इस वोल्टेज के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा था क्या? VI होता है ना पावर, VI। तो V की जगह कौन लूंगा? E करंट I इंटू टाइम dt। क्या ये dw ठीक है क्या? यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत आई है क्या? फॉर्मूला है भाई ये, पावर इंटू टाइम भी तो वर्क डन होता है, याद करो, एनर्जी जो बोलते थे। हाँ भाई। यस सर। बेटा E की वैल्यू कितनी? L di/dt। इस फॉर्मूले में रख दूं तो मेरा dw बन गया L di/dt इंटू I dt। अरे भाई dt से dt कैंसिल, तो dw इक्वल्स टू L I di। क्या यहां तक किसी को प्रॉब्लम? थोड़ा सा वर्क डन, dt टाइम में जो मुझे काम करना पड़ा वो इतना काम करना पड़ा, ठीक है ना भाई? di करंट चेंज हुआ dt टाइम के अंदर, तो थोड़ा सा वर्क डन हुआ dw। और टोटल वर्क डन निकालना पड़े तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करता हूं मैं? इंटीग्रेशन dw इक्वल्स टू L I di। अरे भाई इस L I di में से वेरिएबल कौन है? वेरिएबल चेंज कौन हो रहा है? di करंट। तो करंट मेरा कहां से कहां चेंज करना मेरे को? कहां से कहां? 0 to I। बच्चे छोटे छोटे वर्क डन मिलके पूरा वर्क डन, L कांस्टेंट होता बाहर आ गया, I di का क्या बनेगा? I²/2, याद आया? I की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 और इसकी पावर है 0 to I लिमिट। तो ओमेगा इक्वल्स टू, सॉरी ओमेगा नहीं, W वर्क डन इक्वल्स टू L I रखो 0 रखो L I²/2। तो जो वर्क डन है क्या बच्चे, ये एनर्जी होगा क्या? जितना काम किया वो गया कहाँ? एनर्जी में।
तो क्या ये हाफ एल आई स्क्वायर हो गया क्या? हाफ सी वी स्क्वायर का कुछ भाई भाई लग रहा है क्या? कैपेसिटर का कोई भाई लगा क्या? यस सर। तो याद रहेगा क्या कैपेसिटर के साथ? इसको याद रख सकता हूं ना? और जो अभी ये एनर्जी स्टोर करता है वो किस फॉर्म में करता है? मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। कैपेसिटर स्टोर करता था इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हाफ सी वी स्क्वायर, ये करता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में हाफ एल आई स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी स्टोर्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। बच्चा लिखा सब लोग? समझ में आया? कोई डाउट है तो अभी बताओ इसमें। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है, आगे चले। यस सर। कैपेसिटर का एक बात याद है आपको, पॉजिटिव हाफ में वो एनर्जी लेता था, नेगेटिव हाफ में वापस दे देता है। ऐसा ही करता था ना कैपेसिटर भी? अरे भाई कैपेसिटर यही काम करता था ना कि पॉजिटिव हाफ में एनर्जी ली, नेगेटिव हाफ में देता। सेम काम ये करता है। देखो जब करंट बढ़ रहा है तो इसने रोका, एनर्जी ली। जब करंट कम हो रहा था उसने उल्टी दे दी, ले भाई तू कम मत हो। सुनना जरा क्या करता क्या ये। सिंपली जब करंट बढ़ रहा है तो ये कहेगा बढ़ने नहीं दूंगा, एनर्जी ले ली इसने। जब करंट कम हो रहा था बोले कम क्यों हो रहा है, ये ले मेरी एनर्जी वापस ले, वो वापस कर देता है। फिर जब नेगेटिव में बढ़ रहा है तो रोकेगा, नेगेटिव में कम होगा तो वो एनर्जी वापस फिर कर देगा। तो ये जो इंडक्टर है एनर्जी अपने पास नहीं रखता, जितनी एनर्जी ली उतनी वापस कर देता है। तो एक पूरे साइकिल के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम की इंडक्टर ने? बच्चे इंडक्टर ने एक पूरे साइकिल में कितनी एनर्जी कंज्यूम की? जीरो। कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है। सेम कैपेसिटर भी वही करता है। पॉजिटिव हाफ में प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव इधर हुई, नेगेटिव में उल्टा दे देगा, लो भाई मुझे नहीं चाहिए नेगेटिव, लो वापिस। पहले बैटरी से लिया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव में बैटरी को वापिस सेकंड हाफ में उल्टा दे दिया। ऐसा ही करता था। याद आया कुछ याद आया? यस सर। चलो बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो बच्चे अब आते हैं, फटाफट कर लेते 5 मिनट अपने पास। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड। अब सोलेनोइड तो सब जानते हैं क्या होता है, अब उसकी सेल्फ इंडक्टेंस निकालना, यानी कि ये सोलेनोइड है भाई। इस सोलेनोइड का अपने को सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। इसमें कुछ चीजें हम काउंट कर लेते हैं। आई करंट चला, ये निकल गया आई करंट। अब मान लो ए एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन का जो एरिया, ये वाला एरिया जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एल ले लेते हैं इसकी लेंथ, आई इसका करंट। बच्चे फटाफट लिख लो, लिख लिया सबने? भैया इसके अंदर है सारी चीजें। तो मुझे बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना बना? मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा बच्चे? म्यू एन आई। म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट, यस म्यू नॉट एन आई। बहुत बढ़िया बच्चे, सबको याद है, यानी कि बहुत अच्छी बात है। म्यू नॉट एन आई मैग्नेटिक फील्ड बना। फ्लक्स कितना होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बच्चे? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। हाँ, अगर मैं कोस सॉरी मैं कोस थीटा क्या मान लूं बच्चे? 90 डिग्री आ रहा है, पहले से इस तरह से कर लूं, एरिया और ये बी और एरिया के बीच में 90 डिग्री, देख लो, सॉरी 0 डिग्री। एरिया ये
मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही बन रहा है, तो 0 या 180 डिग्री तो 1, तो क्या लिख दूं, बी इंटू एरिया, क्या यही होगा, बी इंटू एरिया, इस सोलेनोइड का जो एरिया होगा। हाँ बच्चे, किसका एरिया ले रहा हूं, ये कौन सी टर्म का ले रहा हूं, एरिया ऑफ ईच टर्न, ये लिख लेना, हर टर्न का एरिया बच्चे, ईच टर्न। तो इसको माना बी, एरिया को आप ए मान लो, एरिया क्या मानो ए, या फिर कोई आपसे पूछे इसका एरिया बताना हो तो बताना जरा, एरिया क्या आएगा बच्चे, पाई आर स्क्वायर। हाँ पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। चलो मैं लिखूंगा म्यू नोट एन आई इंटू ए। चलो यहीं पे आ जाओ, पहले तो करते हैं इसको वैल्यू। फ्लक्स आ गया, ये फ्लक्स है बच्चे एक टर्न के लिए। नंबर ऑफ टर्न कितनी है इसमें, टोटल टर्न कितनी इसमें भाई, पर यूनिट लेंथ एन है, तो टोटल कितनी, क्या एन इंटू एल है क्या टोटल टर्न। हाँ, तो क्या इसका टोटल फ्लक्स कोई आपसे पूछ ले तो कैसे होगा, अब लिख लो इसमें टोटल टर्न, भाई एन है एक लेंथ में, टोटल लेंथ एल, तो टोटल फ्लक्स कितना, एक टर्न का फ्लक्स नीचे निकाला, टोटल फ्लक्स कितना बच्चे, पाई कितना हो जाएगा, म्यू नोट एन आई इंटू एन एल, तो पाई की वैल्यू हो गई म्यू नोट एन स्क्वायर आई इंटू एल। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट, या कुछ भूल रहा हूं, एरिया कहाँ गया, अरे भाई साहब एरिया तो गड़बड़ कराओगे आप, एरिया नहीं छोड़ने, ठीक है यहां तक बेटा। हाँ भाई, Yes, sir. सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, यस सर। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, पाई का रिलेशन आता है सेल्फ इंडक्टेंस के साथ, हम जानते हैं, शुरू में ही लिखा था पाई इक्वल्स टू एल आई, क्या याद है ये। अब अपने पास एक इक्वेशन फाई की है, एक इक्वेशन है, दोनों को इक्वल कर दूं, क्या दोनों को इक्वल कर दो, इक्वेशन 1 एंड 2 को देखो जरा, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड भी सेम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा बच्चे, एल आई इक्वल्स टू म्यू नोट एन स्क्वायर आई एल ए, आई से आई कैंसिल, एल की वैल्यू आ गई म्यू नोट एन स्क्वायर एल ए, म्यू नोट एन स्क्वायर एल ए। अब बताओ एल किस किस पे डिपेंड करता है भाई, म्यू नोट पे, परमेबिलिटी पे, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, एल उसकी लेंथ कितनी है, ए क्या एरिया, अरे भाई ये लेंथ एरिया क्या है, डायमेंशन है क्या, साइज है क्या उसका। यस सर। तो इससे हमें पता चला एल किस किस पे डिपेंड करता है, परमेबिलिटी पे, साइज पे। साइज का मतलब समझ लेना उसका एरिया क्या है, उसकी लेंथ क्या है। इज दैट क्लियर। हाँ बच्चा पार्टी, पता चल गया। इसका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टेंस होता है इतना, और अभी तक जो निकाला था वो अलग वैल्यू थी, ये अलग है, देख लो ध्यान से। अब कोई आपसे पूछे इसमें एनर्जी कितनी स्टोर करता है ये, हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलिनोइड, सोलिनोइड कितनी एनर्जी स्टोर करता है। अभी तक हमने एनर्जी की बात नहीं करी थी सोलिनोइड में। हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल आई स्क्वायर, एल की वैल्यू सामने रखी है आपके, एल की वैल्यू आपके सामने रखी, लेकिन आई की वैल्यू तो नहीं है ना। मैं यहां पे एनर्जी लिख देता हूं, एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। अरे भाई एल तो ठीक है, आई क्या करूं, क्या आई यहां से निकाल लूं क्या, क्योंकि बी तो पता है मुझे, मैग्नेटिक फ्लक्स, म्यू भी पता है, एन भी पता है, क्या यहां से निकाल लूं क्या, आई यहां से निकाल लें, तो पुट कर दो फटाफट, क्या आएगा 1/2 म्यू नोट एन स्क्वायर एल ए इंटू बी डिवाइड बाई म्यू नोट एन का होल स्क्वायर। क्या यही है, क्या यही है बच्चे, बताना क्या कैंसिल हो जाए, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, एक म्यू नोट से एक म्यू नोट कैंसिल, एक म्यू नोट बच जाएगा। कुछ हुआ क्या, क्या वैल्यू बची 1/2, नीचे बच गया एक तो म्यू नोट एन बच गया, म्यू नोट एन बच गया, ऊपर कौन बचा, अरे एन स्क्वायर तो गायब हो गया ना,
मीनोटी बता ना नीचे। अरे बताओ ऊपर कौन बता, डी का स्क्वायर एल ए, डी स्क्वायर एल ए, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनोइड, हाफ एल आई स्क्वायर की वैल्यू, डी उसका मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया, एल लेंथ, मी नोट उसकी परमेबिलिटी। ठीक है, यस सर। चलो बच्चे बढ़िया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस की बातें, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स बाय। एक मिनट रुकना रे, रुकना भागना नहीं, अटेंडेंस ले लूं मैं। कोई नहीं लीव करेगा, मैं नाम बोल रहा हूं फटाफट, अटेंडेंस बोलना, हाँ ना बोलने के सब। खुशिया, सुनैन, गुलजेबा, प्रेजेंट सर। गुलजेबा, Yes, sir. Present. अनन्य, प्रेजेंट सर। राधिका नहीं, विनिशा नहीं, चिन्मय प्रेजेंट यस, सर। दिया यस, Present, अफजा, Yes, सुकांत, प्रेजेंट सर। ओहो प्रेजेंट है, मुझे पता नहीं था। सुनैन, प्रेजेंट सर। खुशिया नहीं, अरे दोबारा आ गया क्या, अरे वाह बहुत अच्छे। कौन बच्चा भाई, एक मिनट रुकना, जिसका नहीं हुआ। अंकित, महक, ओके। महक बेटा होमवर्क नहीं आता तुम लोगों का, आज होमवर्क आना चाहिए सबका मेरे पास। महक, विनय एंड Okay, sir. अंकित, विनय, महक, ये 3 बच गए ना। 1 मिनट बचता है, रुकना। अंकित, विनय, महक, ठीक है बच्चे, बाय बच्चा लोग, टेक केयर।